everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट. सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स की मदद से हम वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं या कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं 7 + 5 = 12. तो यहाँ पर 7 और 5 पर हम एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर प्लस क्या है? ऑपरेटर है. और हम किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं? 7 और 5 के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर 7 और 5 ऑपरेंड्स हो गया और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया. ठीक है, फिर से समझते हैं कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेटर होता है. तो यहाँ पर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो प्लस साइन है ये हमारा ऑपरेटर होगा और जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं. तो यहाँ पर 7 और 5 हमारा ऑपरेंड्स है. ठीक है, और रिजल्ट क्या आया? 7 + 5 = 12. तो ये हमारा रिजल्ट हो गया. तो अब ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, उसके बाद से हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑपरेटर्स होते हैं. बट हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में यार डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल. ठीक है, सो रही बात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो यार हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, जो हमारे लिए जो ऑपरेटर्स थोड़े न्यू होंगे वो होगा मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड एक्सपोनेंशियल. ये सब भी हमने पढ़ा है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ. तो यार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में. ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 10 स्टोर किया और एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 स्टोर किया. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे a + b. ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ यार. सो ये a - b हो जाएगा. देन हम मल्टीप्लिकेशन को भी ले लेते हैं एंड देन हम लोग डिवीजन भी ले लेते हैं. तो यार यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं. आउटपुट में 15, 5, 50 एंड 2 आ रहा है. तो ये तो यार बहुत सिंपल है क्योंकि a + b 10 + 5 15 होगा, 10 - 5 5 होगा, है ना. 10 × 5 50 होगा एंड 10/5 2 होगा. ठीक है, सो ये तो बहुत ईजी है. इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूलस पे. और हाँ, जैसे यहाँ पर ए और बी है, ए और बी के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ए और बी हमारे ऑपरेंड्स होंगे और यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमारे ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, अब हम लोग मॉड्यूलस को समझ लेते हैं. console.log a मॉड्यूलस b. तो यार ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना, ये हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूं तो इसका आउटपुट आएगा 0. 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो 2 होगा बट रिमाइंडर क्या होगा? 0. क्योंकि यार मतलब 10 से 5 डिविजिबल होता है. ठीक है, इस वजह से इसका आउटपुट 0 आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा. ठीक है, तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है आउटपुट में. ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली क्या करता है, अगर मैंने a एक्सपोनेंशियल b लिखा है इसका मतलब है a⁻b यानी कि 10⁻5. ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं. 10⁻5, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 मतलब 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. देखो 5 zeros भी आए. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल से हम क्या करते हैं, मतलब क्या होता है? 10⁻5 हो जाएगा ये. ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत सिंपल था, क्लियर हो ही गया होगा. तो यार अब हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को. ठीक है, तो सबसे पहले मैं a++ कर लेती हूँ. अब मैं console.log a की वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगी. ठीक है, सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली किसी भी वेरिएबल या वैल्यू पर जब हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है.
ठीक है। सो अब मैं अगर इसे रन करूं तो इसका आउटपुट हमें 11 देखने को मिल रहा है। अब ए की वैल्यू 11 हो चुकी है। ठीक है। सिमिलरली जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल या वैल्यू पर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो अब अगर मैं अगेन ए को प्रिंट कराऊं तो ए की वैल्यू अब क्या होगी 10। ठीक है। पहले एक ऐड किया 11 हो गया, अब उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी 1 से तो फिर से 10 हो गया। ठीक है। या चाहे तो हम इसे बी पर परफॉर्म करके देख लेते हैं, क्योंकि ए पर ऑलरेडी हमने परफॉर्म कर ही लिया है इंक्रीमेंट। ठीक है। सो बी की वैल्यू 5 थी, हमने डिक्रीमेंट की तो अब 4 हो गई होगी। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यस द आउटपुट इज 4। ठीक है। सो ये थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो आई होप कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। जिसमें कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स हमने समझ लिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ यार कि कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, लूज इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, लूज इनइक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज या वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होते हैं। यार ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? बट मैं फिर से एक बार एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को ये सब भी दिखा देती हूँ। सो अगेन अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो इसके लिए मैं ना अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर लेती हूँ। लेट c इज इक्वल टू 20, लेट d इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं 12। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर मैं करूँ c इज ग्रेटर देन d तो आउटपुट क्या आएगा? क्या c d से ग्रेटर है? ऑब्वियसली ग्रेटर है, क्योंकि 20 बड़ा होता है 12 से। ठीक है। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है। क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो ट्रू है। ठीक है। अब सिमिलरली यार अगर मैं c को स्मॉलर देन कर दूं d से, तब क्या आएगा आउटपुट? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, क्योंकि यार 12 बड़ा नहीं है 20 से, है ना? तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है। सही है। सो यार जनरली जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनकी मदद से हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि हम कंपेयर करें ना कि या तो इक्वल होगा या तो नहीं होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो नहीं होगा। तो इसलिए ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू आती है। ठीक है। सो आई थिंक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीजें तो हमें पता है। तो जो अब इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो है लूज इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, लूज इनइक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। तो बेसिकली जो लूज इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, मतलब जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली कंपेयर करते हैं कि वो जो दो वैल्यूज हैं या दो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो सपोज अभी के लिए मैं इसे हटा दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा 20। ठीक है। मैंने डी को भी 20 कर लिया। अब मैं इन्हें कंपेयर करती हूँ, सी डबल इक्वल टू डी। ठीक है। तो यार ऑब्वियसली सी और डी एक दूसरे मतलब इक्वल है, 20-20 है। तो आउटपुट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है। अब अगर मैं करूं यहाँ पर console.log सी ट्रिपल इक्वल टू डी, अब इसे रन करके देखते हैं तो भी आउटपुट ट्रू ही आएगा, है ना? बोथ द केसेस में आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि सी और डी इक्वल है एक दूसरे से। तो यार अब लूज इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में, यानी कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों ही ऑपरेटर्स की मदद से हम चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स या वैल्यूज की जो मतलब वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। तो फिर ये अलग अलग क्यों है? ठीक है। मतलब क्या जरूरत है हमें कि हम इससे यूज करें या फिर इसे यूज करें? तो समझ लेते हैं एक बार यार अच्छे से कि लूज इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सपोज करो यार कि यहाँ पर 20 की जगह मैं स्ट्रिंग ले रही हूँ 20। ठीक है। अब क्या हुआ, सी में भी मैंने 20 स्टोर कराया, डी में भी मैंने 20 स्टोर कराया।
ठीक है? बट जो सी का 20 है वो एक नंबर है और जो डी का 20 है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अब जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो हम ये देख पाएँगे कि जो फर्स्ट वाला सी डबल इक्वल टू 20 था, इसका आउटपुट ट्रू आया और जो सी ट्रिपल इक्वल टू डी था, इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डबल इक्वल टू यानी कि जो लूज़ इक्वालिटी है ना, वो केवल वैल्यू को चेक करती है। यहाँ पर इसने देखा कि यार सी में भी 20 है, डी में भी 20 है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है? बट जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, वो वैल्यूज़ के साथ-साथ डेटा टाइप को भी चेक करती है। तो इसने ये जो ये वाला स्टेटमेंट है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाला, इसने क्या चेक किया कि सी में भी 20 है, डी में भी 20 है। बट यार सी का डेटा टाइप नंबर है और डी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इस वजह से ये इक्वल नहीं है और इस वजह से इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है? सो आई होप कि जो डिफरेंस है लूज़ इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में वो हमें समझ आ गया है कि जो लूज़ इक्वालिटी है उसमें केवल वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, बट स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में वैल्यूज़ के साथ-साथ डेटा टाइप भी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, लूज़ इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। अब यार इसमें भी यही होता है, जैसे अगर मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पर वैल्यू मैं फिर से चेंज कर लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ 10, ठीक है? अब अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर C नॉट इक्वल टू D, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आउटपुट ट्रू आना चाहिए क्योंकि सी और डी इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आउटपुट ट्रू आया। ये बेसिकली चेक करता है कि दो वैल्यूज या वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, इस वजह से आउटपुट ट्रू आ गया। अब अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर अगेन नॉट इक्वल टू देख रहे हैं, बट ये यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट है और ये वाला लूज था, ठीक है, तो भी आउटपुट ट्रू ही आएगा कि ऑब्वियसली इक्वल नहीं है सी और डी। ठीक है, अगेन इन लोग में क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पर इससे फिर से मतलब 20 ले लिया मैंने, एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें 20 को रखा है मैंने। अब क्या होगा, जब ये कंपेयर करेगा तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स और इसका आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि लूज इनइक्वालिटी क्या चेक करेगी, केवल वैल्यू को चेक करेगी। तो जब वैल्यू चेक करिए 20 और 20, तो यार कह रही है ये तो सेम है ना? पर इसे तो चेक करना था कि सेम नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, पर ये तो सेम है 20-20, इस वजह से ये फॉल्स दे देगी आउटपुट। बट इस वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, ये वैल्यू तो चेक करेगी, साथ में डेटा टाइप भी चेक करेगी। ठीक है, तो इसने चेक किया 20-20 सेम है यार, बट डेटा टाइप अलग है, इस वजह से हाँ ये सही बात है कि सी और डी इक्वल नहीं है, इसलिए ये आउटपुट ट्रू दे देगी। ठीक है, रन करके देखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट फॉल्स आया है और उसके बाद वाले का ट्रू आया है। ठीक है, सो आई होप कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बाकी के जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।